हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आप पढ़ोगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन भाग 4। ठीक है, आज की वीडियो में आप अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अभी तक किनके बारे में पढ़े हैं, ये देखिए। आप जो है ये मैप में आप ध्यान दीजिए, ये पुर्तगाल, ठीक, पुर्तगाल के बारे में आपने पढ़ लिया है जो स्पेन के बगल में है। और आप देखिए पुर्तगाल को कौन पीटा, कौन हराया? पुर्तगाल को हराया, ये देखिए, नीदरलैंड के निवासी डच। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है नीदरलैंड, डच निवासी थे, इन्होंने इनको पीटा, हराया। अब देखिए नीदरलैंड जो था वो जो है भिड़ता है आपके, उसके बाद कौन है, देखिए यूनाइटेड किंगडम। ठीक, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यूनाइटेड किंगडम। तो ये आए, फ्रांसीसी आए, देखिए ये आए, और आपकी यूनाइटेड किंगडम और फ्रांसीसी आए। अब इनसे उलझे ये आपके नीदरलैंड के जो निवासी थे डच। ठीक है, अब इनसे उलझे और हारे। ठीक, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम ने हराया आपको फ्रांस को। ठीक है, और जैसा कि आप देखते हैं लास्ट में जो है विजेता बनता है आपका यूनाइटेड किंगडम, ठीक, ब्रिटेन। तो ये आपका विजेता बनता है। और आप जानते हैं कि इनको हटाने में अब ये 200 वर्ष तक जो है अपने भारत पर ये शासन करते हैं, और कितना जो है संघर्ष कर के जो है भारतीयों ने इनको हटाया। ठीक है, तो आइए आज इन्हीं अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो कंपनी है कैसे आई, कैसे इनका विस्तार हुआ, कैसे जो है ये इस कंपनी का अंत होता है। ठीक है, तो देखिए भारत में डचों के बाद अंग्रेज आए। ठीक, डच के बारे में आपने पीछे की वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आप पुर्तगाल के बारे में पढ़ लिए हैं, डच के बारे में पढ़ लिए हैं, और आप आज अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे। आगे के वीडियो में फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे। अंग्रेजों की सफलता का कारण था कि भारत सहित समूचे एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझना और व्यापार विस्तार में राजनीतिक और सैनिक शक्ति का सहारा लेना। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो ये अंग्रेज थे तो ये क्यों सफल हुए? अब जैसे कि आप अभी लड़ाइयाँ जो आप देखेंगे, जो यहाँ के शासक हैं, और अब इनके पास 10,000 सेनाएं हैं। ठीक है, यहाँ के जो शासक हैं 10,000, एक लड़ाई है जो है 10,000 सेना, 10,000 सेना एक तरफ होती है, और अंग्रेज के 250 और मतलब कुल मिला के 1,000 होती है। अब ये जो है बड़ी आसानी से हरा देते हैं। तो इतनी और भी कई आपको युद्ध आप आगे भी पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी बड़ी सेनाओं को ये छोटी सी कैसे ये हराते जा रहे हैं, कैसे जो है ये अंग्रेज आपके पूरे भारत पर ये कब्जा कर लेते हैं, जबकि कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं आपने देखा था कि इनके पास है ना। तो इसका दोस्तों कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि जो मुग़ल साम्राज्य था, जैसा कि आप देखते हैं कि जो औरंगज़ेब की मृत्यु होती है उसके बाद क्या होता है कि मुग़ल साम्राज्य जो है उत्तरोत्तर काल चालू हो जाता है, उसका पतन जो है स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें जो जैसे उत्तराधिकारी है वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, और जो
अभिजात वर्ग था, इनका जो है षड्यंत्र चालू हो गया, जल्दी जल्दी से जो है बादशाह हटाए जाने लगे। इसके लिए मैं एक वीडियो आपको दूंगा आगे, जो है जो उत्तर औरंगजेब के बाद के जो आए हैं शासक मुग़ल साम्राज्य के, आगे वीडियो आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको और अच्छे से। तो ये जब आते हैं तो होता क्या है कि अब ये अभिजात वर्ग है जो षड्यंत्र द्वारा इनको, जो मुग़ल साम्राज्य के शासक थे, तो इनको जल्दी जल्दी हटाया जाने लगा, हत्या की जाती है। अच्छा, कुछ और कारण होते हैं इसमें, जैसे आपका नादिर शाह होता है, नादिर शाह हमला करता है और जो है एक प्रकार से इसको तोड़ देता है मुग़ल साम्राज्य की शक्ति को। अहमद शाह अब्दाली को आप देखते हैं, ये भी आकर अटैक करता है और मुग़ल साम्राज्य जो है एकदम ख़त्म हो जाता है एक प्रकार से। उसके बाद आप देखिए मराठा जो है, अब मराठा जो है लड़ते हैं, मराठा लड़ते हैं और तो मराठा की भी हार हो जाती है। ठीक है, मराठा वाले वीडियो में आपने देखा था, तो मराठा भी हार जाते हैं। अब मतलब अंग्रेज जो आते हैं, अब इनको मिलता क्या है कि अब कोई ऐसी शक्ति, एक बड़ी शक्ति नहीं रह गई जो कि इनका मुकाबला कर सके। ठीक है, तो अब आपने देखा कि भाई ये अब्दाली भी आया और जीता, लेकिन वापस जो अफ़गानिस्तान की कंडीशन थी वो उसकी वजह से वो वापस चला गया। ठीक है, तो अब मराठा भी ख़त्म हो गए, मुग़ल साम्राज्य भी जो है पतन हो गया उसका, तो मतलब पतना ही था जब एकदम कमज़ोर हो गया। तो अब अंग्रेज को आए तो थे, इनका पहला अंग्रेज का था, इनको ये व्यापार करने आए थे, है ना, लेकिन आगे चल के इनको परिस्थितियाँ, इनकी जीत और इनकी रणनीति की वजह से इनको जो है पूरा साम्राज्य इनका हो गया, इनका अधिकार हो गया भारत पे। ठीक है, और इनको हटाने में सोचिए, अब ये 200 वर्ष तक जो है गुलाम बनाए रखे भारत को, और उसके बाद कितनी संघर्ष, कितना जो है लोगों ने बलिदान दिया जिससे कि भारत अपना आज़ाद हुआ। ठीक है, तो आइए देखिए, और धीरे धीरे करके आगे के वीडियो में भी आप जो है अंग्रेज़ों के बारे में और जो गवर्नर हैं, तमाम चीज़ें हैं सब। एक चीज़ और है कि मतलब ये नहीं कि जैसे आपने ये वीडियो देख लिया है तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आए, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। होगा क्या कि जैसे जैसे वीडियो आपका आगे चलेगा और चीज़ें जब होती जाएंगी, तो जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही वो आगे की वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगी, वो टॉपिक वहाँ से मिलते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आगे, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन है? जॉन मिल्टन हॉल था। ये कैसे आया था? देखिए, यह थल मार्ग से आया था। ठीक है, थल यानी स्थल मार्ग से भारत आया था। आपने देखा कि प्रथम यूरोपीय यात्री जो जल मार्ग से, वास्को डी गामा को आपने पढ़ा था ना, तो क्या किया था? देखिए, ये आपका पुर्तगाल से मैंने बताया था, ये अफ्रीका होते हुए, अफ्रीका से फिर यहाँ इंडिया में पहुँचा था ना। तो ये जो वास्को डी गामा था, ये कैसे गया था? ये जहाज से गया था ना, जल मार्ग से गया था। ठीक है, अब देखिए, ये भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री ये कौन है? तो इसका नाम है जॉन मिल्टन हॉल। ठीक, ये कैसे आया है? ये आया था आपका थल मार्ग से, स्थल मार्ग से ये भारत आया था। ठीक, आगे देखें, 1599 ईस्वी का समय में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। यूनाइटेड किंगडम जो है, इसकी स्थिति एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए, ये कहाँ पे है। ठीक है, इसके अगल बगल कौन सा देश है? देखिए, इधर पुर्तगाल आपका, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड, जर्मनी, ठीक है, डेनमार्क आपका आगे है। तो
जो आपका ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, उसके अगल बगल ये देश स्थित हैं। दिसंबर 1600 ईस्वी का समय है में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। ठीक, इनको अधिकार मिल गया। और देखिए, कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य व्यापार करना था, भूभाग पर अधिकार करना नहीं था। ये मैंने अभी आपसे चर्चा किया। अब देखिए, यूरोप में वहाँ पूर्ण जागरण का समय है। पूर्ण जागरण यानी इसका अर्थ क्या है? फिर से जागना। ठीक है, तो ये वहाँ पे समय है। लेकिन भारत की क्या कंडीशन है? भारत में जो है अभी मध्यकाल का ही समय चल रहा है। अब जैसे भारत में अवधारणा थी उस समय कि भैया समुद्र पार मत करिए। ठीक है, समुद्र पार करेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बताइए, अब सती प्रथा, सोचिए, औरतों को जिंदा जो है जलाया जा रहा है। ठीक, कितनी कुप्रथाएं आपको मिलेंगी, बाल विवाह, ये सब चीज़ें मिलेंगी। और कैसे ये ख़त्म होता है, ये आगे की वीडियो में आप देखेंगे कैसे इसमें सुधार आता है। तो अब इस तरह, और यहाँ देखिए पूरा कितना समुद्र पार करते हुए भारत आए अंग्रेज, और यहाँ पे इन्होंने पहले व्यापार किया और फिर जाकर के पूरा जो है कितना पैसा ये लूट करके अपने देश ले गए। अब आज जो है सबसे संपन्न देश बनते हैं और भारत के पैसे से। तो ये चीज़ है। ठीक है, और देखिए 15 वर्ष बीतने के बाद, अब देखिए 1509 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, और देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम समुद्री यात्रा 1601 ईस्वी में देखिए कहाँ होती है? जावा, सुमात्रा और मलक्का के लिए हुई। इस मैप को आप देखिए। ठीक, यहाँ पे आपका ग्रेट ब्रिटेन दिख रहा है। ठीक, यहाँ से ये लोग चलते हैं रूट, जैसा कि मैंने पुर्तगाल में ही देखा था कि वास्को डी गामा ने समुद्र का रास्ता खोज लिया था। तो यहाँ से ये लोग व्यापार करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपने अभी पढ़ा कि समुद्री यात्रा 1601 में जावा, सुमात्रा और मलक्का। ठीक है, तो यहाँ से ये लोग चलते हैं। अब देखिए पहली इनकी यात्रा होती है, ये इंडोनेशिया जो है आपका। ठीक है, तो जावा, ठीक, ये आपका हो गया जावा यहाँ पे, और सुमात्रा देखिए, ये सुमात्रा का आपका स्थल है, ये जावा है। ठीक है, और देखिए मलक्का, ये मलक्का यहाँ पे है आपका। ठीक है, तो इनकी पहली यात्रा इन जगहों पे कंपनी करती है। क्लियर है? अब देखिए, और 1608 ईस्वी का समय है में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। ठीक है, समय क्या है? 1608 ईस्वी का समय है। तो देखिए, अब ये जो है यहाँ आप देख रहे हैं सूरत यहाँ पे स्थित है। ठीक है, इनका व्यापार यहाँ से आना जाना लगा हुआ था। और अब 1608 के समय में ये सूरत पहुँचते हैं। तो ये जो है
प्रथम अंग्रेजी जहाज पहुंची, समय था 1608, ठीक है, सूरत बंदरगाह पे। पहली जहाज आपकी सूरत बंदरगाह पे पहुंच गई, ठीक है। जहां से, अब देखिए, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। यहां तक क्लियर हो गया। दूत आप मतलब समझ ही रहे हैं, जैसे कि आज भी आप एक देश जैसे राजदूत नियुक्त करते हैं, ठीक है, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, और जो बातचीत का सिलसिला है, जो सहयोग है, ये सब के लिए जो है दूत, राजदूत नियुक्त होते हैं, आप जानते ही हैं। हॉकिंस जो था फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। जहांगीर उससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ। सम्राट जहांगीर हॉकिंस के व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे आगरा में बसने और 400 की मनसब एवं जागीर प्रदान की, ठीक है। आगे देखिए, शीघ्र ही पुर्तगालियों द्वारा सम्राट जहांगीर का कान भरे जाने के कारण सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत से निकल जाने का आदेश दिया, ठीक है। सूरत में हॉकिंस ने कैप्टन मिडल्टन से मिलकर सूरत के व्यापारियों से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की, लेकिन सूरत के व्यापारियों ने कैप्टन बेस्ट के अधीन अंग्रेजी जहाज़ों को सूरत में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया, ठीक है। 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जारी एक शाही फरमान जहांगीर की ओर से, ठीक है, एक 1613 में एक शाही फरमान जहांगीर की ओर से जारी किया गया, और इसमें क्या था, अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने और मुगल राज दरबार में एक एलची रखने की अनुमति प्राप्त हो गई, ठीक है, एक दूत रखने की अनुमति प्राप्त हो गई। और देखिए, टॉमस एल्डवर्थ के अधीन सूरत में व्यापारी कोठी की स्थापना हुई। सर टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। 10 जनवरी 1616 ईस्वी को टॉमस रो अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। सर टॉमस रो मुगल दरबार में 10 जनवरी 1616 से 17 फरवरी 1618 ईस्वी तक रहा। इस बीच टॉमस रो मुगल दरबार से साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने तथा दुर्गीकरण, ठीक है, जो कोठियाँ थी उनको जो है दुर्गीकरण, ठीक है, उसको घेर देना, उसकी सुरक्षा के लिए की अनुमति प्राप्त कर ली, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे आपको यहाँ पे सन दिख रहे हैं, तो सन आपको रटना नहीं है। मैं ये जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे जानकारियाँ दी हैं केवल इसलिए कि कौन से समय में कौन सी घटनाएं घटी हैं उसको आप एक बार समय के साथ देख लीजिए, ठीक है। ये आप जो सन दिख रहे हैं वो सब रटना चालू मत कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, कुछ ज़रूरी चीज़ें ही आप जो है रटेंगे। अब जैसे जो अब पहली कंपनी इसने कौन स्थापित करी वो आप देख लीजिए, कौन पहले आया। अब राजा ही हैं तो राजा में होता है ना कि फर्स्ट वाला कौन था, उसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, या कुछ जो बहुत माने कुछ इम्पॉर्टेंट ही सन आपको याद करने होते हैं। सब रटना मत चालू करिएगा, ठीक है। जैसे अभी एक बच्चे से बात हो रही थी तो उसने कहा कि सर जो है बड़ा बोरिंग होता है, इतिहास तो बड़े सारे सन हैं याद करने होते हैं। तो मैंने कहा कि यार ये बताओ, इतिहास इतनी अच्छा विषय है। हाँ, अब आप देखिए, जैसे आप एक ट्रेन में बैठ जाएं
अब एक ट्रेन में बैठी आप निकलिए इधर, पूरे भारत में एक स्टेशन के बाद दूसरे स्टेशन देखिए, आपको राज्य देखने को मिलेगा। उसी तरह इतिहास है। इतिहास में अब आप जैसे आप समय में बैठ गए हैं, समय की ट्रेन में आप बैठ गए हैं, अब आप चले गए, अब आप वहाँ से आप सिंधु सभ्यता पहुँच गए हैं। हाँ, अब वहाँ पे आपने देखा कि कैसे जो है रहन सहन है, कैसा खाना पीना है, कैसे जो है मूर्तियाँ कैसे पूजा हो रही। आप सोचिए कि कल्पना करिए कि मैं उस समय वहाँ पहुँच गया हूँ। कितना मज़ेदार आपका विषय है इतिहास, कितना मज़ा आता है पढ़ने में इसे। अब आप सोचिए कि उस समय में आप पहुंच गए हैं, फिर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको वैदिक काल आ जाता है। देखिए वहाँ पे कैसे जो आर्य सभ्यता आपको दिखेगी, कैसे आश्रम पद्धति है, कैसे आश्रम है, कैसे घर बने हैं, कैसे यज्ञ हो रहे हैं, है ना। फिर आप उत्तर वैदिक में आते हैं, फिर ऐसे आप आगे बढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य में आप आते हैं, और उसके बाद और आप बढ़ते हैं मध्यकाल, आधुनिक काल, ऐसे ऐसे आते हैं आप। देखिए कितना मज़ेदार, कितना मज़ा आता है इस विषय को पढ़ने में। तो हर चीज़ का जब आनंद लेंगे ना, असली आनंद, तभी मज़ा आएगा दोस्तों, है ना। बोरिंग मत होइए, बहुत ज़्यादा रटिए मत, रटेंगे सन ज़्यादा तो बोरिंग होगी। पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे 1 2 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जब उसको पढ़ लेंगे ना, तो कई बार होता क्या है कि एक समय का जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके पूछते हैं ना, तो कई बार जो आपने देखा है वो समय काल में क्या हुआ था, तो वो चीज़ें से ही आप पकड़ लोगे, अच्छा इसका उत्तर ये है, अगर डायरेक्ट आपको सन याद नहीं है ना। तो पढ़ना ज़रूरी है। आप एक तरफ पढ़ते जाइए, ध्यान से देखते जाइए और चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए, है ना। तो इतिहास से ज़्यादा मज़ेदार विषय आपको और कोई मिलेगा नहीं। अब पॉलिटिकल साइंस है, अगर आर्ट विषयों की बात करें, पॉलिटिकल साइंस में क्या है, केवल वो राजनीति के बारे में बातें होंगी। सोशियोलॉजी क्या है, केवल वो जो आपका समाज का है उसके बारे में जानकारी होगी। हाँ, गणित है, आप देखते हैं गणित ही वो लगाना है, जोड़ घटाव। तो इतिहास कितना मज़ेदार विषय है कि जो हमको अतीत से लेकर वर्तमान तक ले जाता है और कितना आनंद देता है। 1619 ईस्वी तक अहमदाबाद, भड़ौच, बड़ौदा और आगरा में कंपनी के व्यापारिक कारखाने स्थापित हो गए। ठीक है, सभी व्यापारिक कोठियों का इस समय नियंत्रण कहाँ से हो रहा था? सूरत। ठीक है, सूरत गुजरात से जो है ये सभी जो कोठियाँ आपकी अहमदाबाद की थी, बड़ौच की थी, बड़ौदा की थी, आगरा में कंपनी के जो भी कारखाने थे सभी की कंट्रोलिंग सूरत से हो रही थी। दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम आपको पढ़ने को मिलेगा या तो मछलीपट्टनम, ठीक है, दोनों नाम एक ही हैं, और पेटापुली में स्थापित किया। यहाँ से स्थानीय बुनकरों द्वारा निर्मित वस्त्रों को कंपनी खरीदकर फारस, ईरान को निर्यात करती थी। ठीक है, 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त कर 500 पैगोडा वार्षिक कर अदा करने के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दिया। ठीक, अब आपने मैप में देखा दोस्तों कि जो पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन, पुर्तगाल कहाँ है, अब ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करता है विवाह, कहाँ हो रहा है, बम्बई को दहेज में रूप में दे दिया। अब देखिए भारत का जो बम्बई है वो दहेज में दिया जा रहा है। ठीक, ये हालत थी। राजकुमार चार्ल्स ने, अब देखिए 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जो है। ठीक, आगे देखें 1669 ईस्वी से
1677 ईस्वी तक बम्बई का गवर्नर गेराल्ड औंगियार ही वास्तव में बम्बई का महानतम संस्थापक था और 1687 ईस्वी तक बम्बई पश्चिमी तट का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना रहा। ठीक है दोस्तों, शुरुआत में अभी बात हो रही थी आपसे कि क्यों अंग्रेज जीतते हैं। तो देखिए जो परिस्थितियां थी, आपने देखा कि नादिर शाह और जो अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली, और मराठा की हार, तो शक्तियाँ कोई रह नहीं गई थी। इसकी वजह से अंग्रेज जो है आकर अपना भाई उनको सरलता से मौका मिलता है भारत पर अधिकार करने का। दूसरी जो अपनी जो भारत की जो सैनिक थे उनके पास उच्च कोटि के जो आधुनिक हथियार नहीं थे। जैसे मान लीजिए जो आपका इनके पास भारत के पास जो बंदूक थे, ठीक है, वो काफ़ी वजन होते थे, उनकी मारक क्षमता कम थी, ठीक है। और वहीं उसी जगह अगर यूरोपियों के हथियार आप देखिए तो यूरोपीय के हथियार हल्के होते थे और इनसे ज़्यादा दूरी तक वो मारक क्षमता उनके पास थी, ठीक है। इसी तरह तोपों में था और अनुशासन का अभाव था। जैसे आप देखिए जो अंग्रेज के अफसर थे, जो योग्य होता था वो टॉप रैंक पे पहुंचता था, ठीक है। लेकिन भारतीयों में क्या है, जाति कुल इत्यादि का जो है लेकर के इस हिसाब से वो पद को धारण करते थे, है ना। ऊंचे पद पे जाति और इन चीज़ों का कारण से वो उच्च पद प्राप्त करते थे, ठीक है। और ये सब कारण हुए दोस्तों। और अच्छा ये था क्या, अब लड़ाई, ये जो भारतीय नेता थे ये आपस में ही लड़ाई, आपसे में ही लड़ाई में लगे रहते थे और इससे हो गई स्थिति इनकी कमज़ोर, ठीक है। और ये भी कारण होता है अंग्रेज़ों का भारत पर जीतने का, ठीक है। मैंने शुरुआत में चर्चा कुछ की थी, अभी मैंने वो कंप्लीट कर दिया। गेराल्ड औंगियार ने बम्बई में किलेबंदी के साथ ही वहाँ गोदी का निर्माण कराया तथा बम्बई नगर की स्थापना, एक न्यायालय और पुलिस दल की स्थापना की, ठीक है। बस देखते जाइए क्या क्या किस समय में हुआ है, पॉइंट आप देखते जाइए। गेराल्ड औंगियार ने बम्बई के गवर्नर के रूप में यहाँ से तांबे और चांदी के सिक्के ढालने के लिए टकसाल की स्थापना की। गेराल्ड औंगियार के समय में बम्बई की जनसंख्या 60,000 और राजस्व में 3 गुना वृद्धि हुई। इसका उत्तराधिकारी रॉल्ट हुआ। हाँ, आगे देखें, शाहजहां ने पुर्तगालियों से नाराज होकर अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की अनुमति प्रदान की, लेकिन एक अंग्रेज डॉक्टर गैब्रियल बफ्टन द्वारा शाहजहां की लड़की का सफलतापूर्वक इलाज करने के लिए कारण जो है अंग्रेजों को एक या 2 जहाज़ों के साथ बिना चुंगी जो है व्यापार की अनुमति मिल गई। 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना हुई। हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना, राजमहल में भी अंग्रेज कारखाने खोले गए, ठीक है। 1658 ईस्वी तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियां फोर्ट सेंट जॉर्ज, वो कहाँ पे है, मद्रास में, ठीक है, भारत में मद्रास में के अधीन आ गई, ठीक है। 1633 ईस्वी से 1663 ईस्वी के बीच अंग्रेज फैक्ट्रियों का उद्देश्य मुगल संरक्षण में शांतिपूर्वक व्यापार करना था, ठीक। इसके बाद 1683 से 1685 में अंग्रेज व्यापारी स्थानीय शक्तियों के साथ विवादों, अन्य यूरोपियन कंपनियों के अधिकृत और अनाधिकृत व्यापारियों और आपसी झगड़ों में व्यस्त हो गए, ठीक है। और देखिए 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक कारणों से ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में परिवर्तन आया। अब यह सिर्फ व्यापारी संस्था भर न रहकर भारतीय राजनीति में दिलचस्पी लेने लगी। 1667 ईस्वी में औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा हेतु एक फरमान जारी किया। 1672 ईस्वी में बंगाल में मुगल सूबेदार शाइस्ता खान एक आदेश द्वारा अंग्रेजों को मिलने वाली व्यापारिक सुविधा को बहाल कर दिया।
बंगाल की सूबेदार शाह शुजा द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्राप्त हो गया इनको। 1682 ईस्वी में बंगाल के मुगल सूबेदार के यहाँ विलियम हेजेज के नेतृत्व में एक दूत मंडल पहुंचा जो मुगल अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती वसूल की जाने वाली व्यापारिक चुंगी से मुक्ति चाहता था। विलियम हेजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। ठीक है, बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था? ये देखिए, विलियम हेजेज। मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच पहली लड़ाई 1686 ईस्वी में हुगली में हुई। ठीक, अंग्रेजों ने हुगली का बदला बालाशोर के मुगल किले पर धावा बोलकर लिया। मुगलों ने हुगली से अंग्रेजों को भागने के लिए विवश किया। ठीक है, ये पूरा का पूरा दोस्तों मैंने लिख दिया है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बड़ी मेहनत लगती है भाई टाइप वाइप करने में आपके लिए, तो ये नोट अपने जो है अपने नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। आगे देखें, 1690 ईस्वी में कंपनी के अधिकारियों जाब चारनाक के नेतृत्व में और मुगल सम्राट के बीच समझौता हो जाने पर चारनाक को बंगाल में कंपनी के एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। 1691 ईस्वी को जाब चारनाक ने सूतनाटी में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना की। बर्दवान जिले के जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह से अंग्रेजों को सूतनाटी कारखाने की किलेबंदी करने की आवश्यकता महसूस हुई। कंपनी को कालिकाता, गोविंदपुर और सूतनाटी गांव की जमींदारी इब्राहिम खान से मिली। ठीक है, ये जमींदारी दो हो गई है, इसको एक कर दीजिएगा। अच्छा, 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर को बनाया गया और इसी समय बंगाल को मद्रास से स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बना दिया गया। औरंगजेब ने 1701 ईस्वी में भारत में रहने वाले सभी यूरोपियनों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पटना और कासिम बाजार के अंग्रेज कंपनी कर्मचारी बंदी बना लिए गए। बंगाल के अंग्रेजों के बारे में शाइस्ता खां ने कहा था कि यह एक नीच, झगड़ालू लोगों का और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटेन के सभी लोगों को भारत से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इस अधिकार पर ठीक पत्र के बाद इंग्लैंड में एक अन्य प्रतिद्वंदी कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का जन्म हुआ। ये दूसरी कंपनी आ गई। इस कंपनी ने व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा था। आगे देखें, नई और पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी को आपस में विलय करने का निर्णय 22 जुलाई 1702 ईस्वी को दिया गया। ठीक है, दोनों कंपनियों का विलय अर्ल ऑफ गोडोलिफिन के निर्णय के अनुसार 1708 से 9 में कर दिया गया। संयुक्त कंपनी का नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 1717 ईस्वी में घटी। जॉन सुमरनन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल कुछ और व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह फरुख सियर के दरबार में पहुंचा। और देखिए, ब्रिटिश दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन जो क्या थे, सर्जन थे, और ख्वाजा सेहुर्त जो क्या था, आर्मेनियन दुभाषिया, यानी जो एक से ज़्यादा भाषाएं जानने वाला था, तो आर्मेनियन शामिल थे। ठीक है, ये तीनों इसमें शामिल थे। सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई। परिणाम स्वरूप खुश होकर फरुख सियर ने बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के सूबेदारों के नाम 3 फरमान जारी किए। बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। अब यानी 3000 ये दे करके कोई भी इससे अब शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस फरमान द्वारा कंपनी को कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों को खरीदने का अधिकार मिल गया।
फर्रुखसियर द्वारा दिए गए फरमान द्वारा बंबई में ढाले गए सिक्कों को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने के लिए छूट मिल गई। ठीक है, सूरत में फरमान द्वारा 10,000 रुपये वार्षिक देने पर कंपनी के समस्त व्यापार को आयात निर्यात कर से मुक्त कर दिया गया। फर्रुखसियर द्वारा कंपनी को प्रदत्त फरमान के आगे चलकर दूरगामी परिणाम वाला सिद्ध हुआ और यह फरमान कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा यानी महाअधिकार पत्र। बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने फर्रुखसियर द्वारा दिए गए फरमान के बंगाल में स्वतंत्र प्रयोग को नियंत्रित करने का प्रयास किया। ठीक है, देखिए तो अब इस तरह जो है चीज़ें होती रही और 1857 का विद्रोह होता है। इसको आप आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। 1857 का जो विद्रोह हुआ है, देखिए शासन सत्ता अब कंपनी के हाथ से निकल करके ब्रिटेन सरकार के हाथ में चली जाती है। इस वीडियो को आप जो है 2-3 बार देख लीजिएगा। तो ये पॉइंट मैंने जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। इसको 2-3 बार आप देख लीजिएगा, ये पर्याप्त हो जाएगा। एक कोई अच्छी सी किताब तो आप रखे ही होंगे, अगर नहीं है तो एक अच्छी राइटर की आप जो है ले लीजिएगा। और आप अगर आप मैंने बताया भी है पीछे की वीडियो में जो बुकें लेनी हैं आप वहाँ से आप देख करके, अगर आपने किताबें नहीं ली तो वहाँ से देखकर किताबें अच्छी लेकर एक बार आप वीडियो मेरा देख लिया करें और एक किताब को जो है पढ़ लिया करिए। ठीक है, तो जब किताब भी पढ़ लेंगे और वीडियो भी देख लेंगे तो आपका जो भी टॉपिक होगा वो आप अच्छे से समझ जाएंगे और एग्ज़ाम में जो है आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।